आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ नेशनल साइंस डे पर स्पेशल प्रोग्राम के साथ। गौर करने वाली बात यह है कि हर तरह के चैलेंजेस और जेंडर बायसनेस के बावजूद ह्यूमन हिस्ट्री में विमेन जिंदगी के हर मैदान में खुद को साबित करती आई हैं। साइंस जैसे अहम एरिया में भी विमेन ने अपनी काबिलियत का सबूत पेश किया है और अच्छी बात यह भी है कि आज के ज़माने में इनकी इस काबिलियत को शिद्दत से महसूस भी किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि साल 2020 में नेशनल साइंस डे की जो थीम है वो रखी गई है विमेन इन साइंस। और अब समझने वाली बात यह है कि इस थीम को अगर सेलेक्ट किया गया है तो इसके पीछे का मकसद क्या है, वजह क्या है। और स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल और डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेक्रेटरी डॉक्टर शेखर सी मांडे। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपसे जो पहला सवाल हम जानना चाहते हैं वो साइंस डे को लेकर ही जानना चाहते हैं। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है और इस बार ये बहुत ख़ास है। और एक डे अगर हम स्पेशली डेडिकेट कर देते हैं साइंस जैसे मुश्किल पहलू कह लीजिए लाइफ में बहुत लोगों को शायद लगता है, लेकिन एक स्पेसिफिक डे अगर हम डेडिकेट कर रहे हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। लेकिन आपके नज़रिए से हम इसकी इम्पोर्टेंस जानना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 28 फरवरी 1928 में सर सीवी रामन ने अपनी डिस्कवरी जो थी वो विज्ञान जगत के सामने उसको प्रस्तुत किया था जी। और इसे हम लोग रामन इफेक्ट से जानते हैं। और हमारे देश की एक सबसे बड़ी खोजों में से एक खोज आधुनिक ज़माने की है और इस वजह से सर सीवी रामन को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था इस खोज की वजह से। और जो कि उन्होंने 28 फरवरी को ये प्रस्तुति विज्ञान जगत के सामने में की थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा करीबन 30 साल पहले कि 28 फरवरी को हम लोग हमारे पूरे देश में एक साइंस डे के इससे हम लोग मनाएंगे हर साल। तो इसलिए समाज के सामने में अगर साइंस को ले जाना हो तो इससे बढ़िया और कोई दिन नहीं हो सकता है जिसकी सीवी रमन से उससे जुड़ा हुआ हो। और जैसे कि आपने कहा कि इस साल की थीम बहुत ही बढ़िया थीम है, उसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। इस बार जो थीम दी गई है वो विमेन इन साइंस है, इसके पीछे का मकसद क्या है? और आपको लगता है कि अगर इस तरीके से हम डेडिकेटेड करते हैं कोई भी एक थीम के साथ में महिलाओं को जोड़ते हैं विज्ञान के साथ में, तो वो महिलाओं को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में या उनमें उस चीज़ को पहुँचाने में, उस बात को पहुँचाने में सक्षम होगा कि महिलाओं की भागीदारी, औरतों की भागीदारी साइंस के क्षेत्र में भी उतनी ही अहम है जितनी कि बाकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आपने बहुत सही कहा कि महिलाओं की भागीदारी साइंस में बहुत अहम है, लेकिन किसी वजह से आज ऐसे पाया जाता है कि बहुत सारी महिलाएं साइंस जगत की ओर शायद ना आ पाई हो या उनकी भागीदारी इतनी नहीं हो जितनी हम लोग चाहते हैं जी। और उसको बढ़ावा देने के लिए इस साल की जो पर्टिकुलर थीम है उसको बनाया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस वजह से लोगों में थोड़ा अवेयरनेस और बढ़ेगा और मैं समझता हूँ कि फिर महिलाओं को साइंस की ओर आकर्षित करने में या महिलाओं को थोड़ी और जोर से प्रमोट करने में साइंस में इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है। कुछ नाम हैं ज़रूर जिनको हम गिन सकते हैं उंगलियों पर, लेकिन अलावा उसके महिलाओं की भागीदारी अगर कम देख रहे हैं हम, साइंटिफिक अप्रोच की कमी है या साइंस जैसा जो एक सब्जेक्ट है उसको मानकर चला जाता है कि शायद ये औरतों के लिए है नहीं, रीज़न क्या है इसके पीछे कि हम कम भागीदारी देखते हैं महिलाओं की? तो अगर कैपेबिलिटी देखें तो पुरुषों में और महिलाओं में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो महिलाएं इतनी कैपेबल है जितने पुरुष भी है, उसमें कोई अलग हम नहीं मान सकते। लेकिन ये प्रोफेशन ऐसा है कि ज़्यादातर लोग साइंस में, प्रोफेशनल साइंस में पीएचडी करने के पश्चात आते हैं। और ऐसा होता है कि पीएचडी करते करते कि किसी की उम्र 28-29 साल तक हो जाती है। और ये उम्र आपको पता है कि ये उम्र में और कुछ घटनाएं होती है जिसकी वजह से शायद महिलाओं का ध्यान और कहीं जाता हो। और इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी महिलाओं का ध्यान उस अगर जाए और अगर महिलाएं वापस आना चाहे साइंस में तो हमारी ऐसी उपलब्धियां ऐसी हो जिससे हम लोग महिलाओं को दोबारा आकर्षित कर पाए साइंस की ओर। तो कैपेबिलिटी में तो कोई फ़र्क नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि कैपेबिलिटी में दोनों में कोई फ़र्क हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटीज़ को, ताकि महिलाएं पीएचडी के पश्चात कुछ साल ब्रेक लेके दोबारा साइंस की ओर
वापस आ पाएँ। तो कुछ ऐसे डिज़ाइन हैं अभी सरकार की तरफ से या आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा सोचा गया है कि ये एक फुल प्रूफ योजना रहेगी कि अगर हम इन सब चीज़ों को लेकर आते हैं तो हम कम से कम जो महिलाएं साइंस कर रही थी अपनी यंग एज में, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो उससे दूर चली गई हैं और हम उनको वापस ला पाएंगे? तो फुल प्रूफ है या नहीं तो समय ही बताएगा, लेकिन कोशिश तो ये है कि ज़्यादातर महिलाएं वापस दोबारा साइंस की ओर आए। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम बनाई है, जैसे कि आपको पता होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वूसा, WOSA या WOSB, इस तरह की स्कीम्स जो है जो महिलाओं को वापस आकर्षित करने में साइंस की ओर थोड़ा प्रोत्साहन देती है। इसी तरह कई सारे प्राइजेस जो है महिलाओं के लिए अलग से हम लोगों ने किए हुए हैं कि जिन महिलाओं ने साइंस में काफ़ी अच्छी प्रदर्शन किया हो उनके कैपेबिलिटीज़ का, तो उनको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं इस प्राइजेस की वजह से। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का 45 से कम उम्र की अगर कोई महिला हो जिसने बहुत अच्छा काम किया हो साइंस में, तो उसको जानकी अमल नेशनल बायो साइंस अवार्ड दिया जाता है। तो ऐसी स्कीम्स है जिससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं वापस आए, और मैं समझता हूँ कि ये समय ही बताएगा कि इन सब का लाभ लेकर हम महिलाओं की भागीदारी और बढ़ा सके। एक अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी होता है जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, उसी टाइम पर शायद बहुत हद तक पता भी लग जाता है कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, और मेजॉरिटी टाइम ये देखा जाता है कि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो हम ये मानकर चलते हैं कि फिर उसको साइंस स्ट्रीम की तरफ भेजा जाए। लेकिन एक प्योर साइंस अलग है और साइंस स्ट्रीम शायद अलग है, इसमें कोई डिफरेंस है और कैसे हम जो प्योर साइंस की तरफ है बच्चों को हम मोड़ सकते हैं? तो बच्चों को साइंस में रुचि ले आने के लिए उसके लिए भी काफ़ी सारे योजनाएं बनाई गई है। जैसे कि आपने दोबारा सुना होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंस्पायर स्कीम है, जिसे बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में जाके 7 दिन समर वैकेशन में टाइम बिताते हैं इंस्पायर कैंप में। उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं, वो लेबोरेटरी में जाके काम देखते हैं कि किस तरह हो रहा हो। ऐसी एक स्कीम है। हमारे CSR की एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसे हम लोग जिज्ञासा कहते हैं, और जिज्ञासा की मार्फत हम लोग बच्चों को हमारे लैब में ले आते हैं और बच्चों को खुद देख सकते हैं कि लेबोरेटरी में क्या काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी स्कीम की वजह से बच्चे भी थोड़ा साइंस की ओर आकर्षित होते हैं, और बच्चे जिस तरह के सवाल पूछते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। इस तरह की योजनाओं से बच्चों को थोड़ा और प्रोत्साहन मिले कि वो मूल साइंस की तरफ वापस आए, ऐसी हमारी कोशिश चल रही है। कुछ ऐसा भी है कि कई बार ये होता है कि आपका टेम्परामेंट है साइंस का, लेकिन आप शायद हो सकता है कि फिजिक्स में अच्छे हों, या हो सकता है कि सिर्फ आप केमिस्ट्री में अच्छे हैं, या आपका बायोलॉजी हो सकता है कि बहुत अच्छा है। तो वैसे में जो टेम्परामेंट समझने वाली स्थिति है कि आप मेन स्ट्रीम अगर एक नहीं भी लेते हैं लेकिन आपका टेम्परामेंट अच्छा है, उसमें चाहे लैब्स को जोड़ना हो या और स्कीम्स को लागू करना हो, तो उस तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं आगे? तो टेम्परामेंट तो बच्चों का पहले से ही पता चल जाता है वैसे स्कूलों में कि कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हो तो पता चल जाता है कि ये बच्चा मैथमेटिक्स में आगे बढ़कर बहुत अच्छी काम करेगा। और इसके लिए भी जैसे कि किसी ने अगर किसी ओलंपियाड में भाग लिया हो, जैसे कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो गया या फिजिक्स ओलंपियाड हो गया, उससे पता चलता है कि बच्चों की रुचि मूलतः किस तरफ हो। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि समाज के जो प्रेशर्स होते हैं या अपने दोस्तों के या फैमिली के, इस वजह से बच्चे फिर प्योर साइंस की ओर ना आकर और किसी स्ट्रीम में चले जाते हैं। लेकिन उनको भी वापस साइंस में ले आने की जरूरी है आज। और वो तो देखा जाता है कि कुछ बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद भी वापस साइंस में आके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज भी किसी कई सारे रिसर्च में। मेनली रिसर्च की तरफ भी अगर कोई आकर्षित होना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास क्या योजनाएं हैं? क्योंकि और साथ ही ये भी मैं जानना चाहूँगी कि हम कहाँ एज कंट्री हम कहाँ स्टैंड करते हैं रिसर्च के एरिया की, अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे। तो रिसर्च के लिए आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ी स्कीम तो हमारी जो फेलोशिप्स जो है, रिसर्च फेलोशिप्स, तो हम लोग बच्चों को MSc के बाद देते हैं, MSc या BTech या MTech के बाद, जिसे हम लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप या सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। इसी तरह DST इंस्पायर फेलोशिप देती है। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी फेलोशिप देती है जिनको बायोटेक्नोलॉजी में रुचि हो। और इस फेलोशिप की वजह से बच्चे फिर रिसर्च की ओर मैं समझता हूँ कि आकर्षित होते हैं और लैब में फिर PhD करने के लिए आते हैं। और वो जनरली पहली स्टेप होती है साइंस में रिसर्च करने की, कि किसी भी लैब में आके अपनी PhD करे, ये एक पहली स्टेप होती है। तो ऐसी स्कीम्स है जिससे हम लोग बच्चों को ले आ सकते हैं कि लैब में आके काम करे और फॉर्मली अपना जो है कि साइंस में
पावर रख के आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, लेकिन बावजूद उसके हम महिलाओं की भागीदारी या बच्चियों की भागीदारी थोड़ा कमतर देखते हैं। आज के दिन अगर हम लोग हमारी JRF और SRF का परसेंटेज देखें, उसमें काफ़ी सारी महिला ज़्यादा परसेंटेज में है PhD करते वक्त। लेकिन PhD करने के बाद जब फॉर्मल जॉब्स में आती है, उस वक्त ये जो प्रतिशत है महिलाओं का वो घट जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो ब्रोकन पाइप है, जिन जिन महिलाओं ने PhD पाई है और फिर जो महिलाएं फिर बाद में साइंटिस्ट करके जॉब में आई है, इन दोनों में काफ़ी बड़ी तो किचन वर्सेस लैब वाला आ जाता है क्या? तो वहाँ पे और ये हम लोगों को हमारे समाज में बहुत गहराई से सोचना होगा कि किस तरह इस ब्रोकन पाइप को हम लोग जोड़कर दोबारा महिलाओं को लैब में वापस ले आए। ये बड़ी गहरी समस्या है और उसको इसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ओके, अलावा इसके का हम अगर बात करें आपसे, हमारे पास जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं और जिस तरह की रिसर्च हम अभी कर रहे हैं देश के तौर पर, वहाँ आप क्या हमें बताएंगे कि कहाँ पर अभी हम हैं और उम्मीदें हमें कहाँ तक लेकर जाती हैं? तो अगर रिसर्च हम देखें, भारत में जो कुछ रिसर्च हो रहा है गए 25 या 30 साल से, जो मैं खुद के 25-30 साल से भारत में रिसर्च कर रहा हूँ, तो रिसर्च का स्तर हर साल बढ़ते जा रहा है हमारे देश का। अगर देखें कि 25 साल पहले हम लोग जो करते थे और अंतर्राष्ट्रीय साइंस में अगर हमारी जो पोजीशन थी उससे कई गुना बढ़कर आज हो गई है गए 25 सालों में, तो ये बहुत अच्छी खबर है। वैसे कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरे विश्व में अब जानकारी हो रही है लोगों को कि भारतीय विज्ञान में कुछ कुछ जो काम हो रहे हैं, कुछ कुछ एरियाज पर्टिकुलरली जो है जिसमें भारतीय लोग बहुत ही बढ़िया सुंदर सा काम कर रहे हैं। जैसे मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा भागीदारी है। जैसे आपने सोचा होगा कि 2019 में 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई महिलाओं की ओर से। एक तो हमारी एक बहुत ही होनहार वैज्ञानिक है डॉक्टर गगनदीप कांग, वो रॉयल सोसाइटी की फेलो बनी इस साल। वो पहली भारतीय महिला है जिनको रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप प्राप्त हुई है और हम लोगों को इस बात का बहुत गर्व है कि डॉक्टर गगनदीप का अब FRS बनी है। और दूसरी एक महिला है जो डॉक्टर चंद्रिमा शाह, वो पहली बार इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की प्रेसिडेंट बनी है। तो ये भी बहुत बड़ी गर्व की बात है कि पूरी इतिहास में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में पहले बार ऐसी कोई महिला हो जो उसकी प्रेसिडेंट बनी हो। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखें तो नेचर नाम का एक मैगजीन है, आपने सुना होगा, बहुत सुंदर मैगजीन है जिसमें हम सब लोग हमारी चाहत होती है कि उसमें हम कुछ पेपर वगैरह छपवा पाएँ। उसको भी पहली बार एक महिला ऐसी मिली है जो उसकी अब एडिटर इन चीफ बनी है, मैकडोनाल्ड स्किपर करके है। वो कुछ महीनों पहले ही भारत में आई थी, तो वो भी पहली बार नेचर मैगजीन की। इसलिए 2019 से बहुत महत्वपूर्ण साल रहा है महिलाओं के लिए साइंस में। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपने बताया कि किस तरीके से पहचान हम बना रहे हैं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत में ही हम इंडिया को देखते हैं तो हम कहाँ हैं? हम सही हैं, जितने पर हैं उतने पर संतुष्ट होने की ज़रूरत है, या अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है लेकिन हम सही ट्रैक पर हैं? सही ट्रैक पर तो हम लोग जरूर है, लेकिन साइंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि जिससे कितना भी हम काम करें और कितनी भी खोजें करें तो आदमी संतुष्ट हो सके। बिल्कुल। तो इसलिए संतुष्ट होने जैसी बात नहीं है। हम लोग का स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो अच्छा है ही, लेकिन इससे भी बढ़ाने की ज़रूरत और है आज के दिन। मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ कुछ फील्ड्स जो है जिसमें हमारे वैज्ञानिक पूरे विश्व में सबसे अग्रसर माने जाते हैं, पर्टिकुलरली थ्योरेटिकल फील्ड्स में। और लेकिन बाकी फील्ड्स में भी ऐसा ज़रूरी है कि हम लोग बढ़ावा देकर अपने आप को विश्व स्तर पर एक समान स्तर पर ले आए। जी, चैलेंजेस क्या हैं मोटे तौर पर जो आते हैं साइंटिस्ट के सामने, और उनको अगर आसान करना है थोड़ा? वैसे तो देखिए साइंस अपने आप में चैलेंज है, और आपने कहा कि अगर हमको लग गया कि हाँ हम जितना कर रहे हैं उतना काफ़ी है तो फिर शायद आगे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन बावजूद उसके जब भी कोई रिसर्च नया कर रहे हैं, कुछ हम नया जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या क्या हैं? बड़े चैलेंजेस तो काफ़ी सारे हैं। पूरे विश्व में चैलेंजेस एक ही तरह के होते हैं कि अगर हम लोग बेसिक विज्ञान की ओर देखें, फंडामेंटल साइंस की ओर, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि किसी भी वैज्ञानिक को कह के कि आप अपने आप पे हो, हम लोग आपके रास्ते में नहीं आएंगे और कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस वगैरह आपको सामने में नहीं ले पाएंगे, और आप जो सोचो उस तरह से सोचते रहो, और आपको कोई नई आइडिया हो
तो उसको फॉलो करके, परस्यू करके उसको आप पूरे विश्व के सामने में रख सकते हो जी। तो इसमें चैलेंजेस दुनिया में हर जगह होते हैं, हमारे देश में भी यही चैलेंजेस होती है कि एक ब्यूरोक्रेसी जो है ये काफ़ी बड़ा वैसे चैलेंज होता है कि विद इन द प्रोसेसेस वो ब्यूरोक्रेसी भी वैसे सही है कि ब्यूरोक्रेसी की ओर से अगर हम लोग पब्लिक फंड दे रहे हो तो उसका जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं लैब में वो सही होना चाहिए। मगर जितनी हम लोग आज़ादी साइंटिस्ट को दे पाए उनको काम करने की, उतना हम लोग फंडामेंटल साइंस और आगे बढ़ा पाएंगे। जिस तरह से फ्रीडम ऑफ थिंकिंग जिसे कहते हैं, अगर फ्रीडम ऑफ थिंकिंग साइंटिस्ट को दे तो साइंस और आगे बढ़ेगा। उसी तरह टेक्नोलॉजीज जो है उनके चैलेंजेस सामने में तो एकदम जाहिर है कि हमारी देश की काफ़ी सारे समस्याएं हैं और इन समस्याओं का हल निकालना, ये टेक्नोलॉजीज और साइंस जो बेसिक बना हुआ है उनका एप्लीकेशन बन के समाज की तरफ से कि उनका किस तरह हम लोग हल ढूंढ पाए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी एक तरह से महत्वपूर्ण है बेहद कि हम उसको साइंटिफिक अप्रोच के साथ जोड़ें या अपने रिसर्च के हिसाब से उसको देख लें, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। और अगर उस लिहाज से देखें कि कैसे ओवरऑल एक डेवलपमेंट होना है, क्योंकि अगर हम ए से बी पर शिफ्ट करते हैं और बी से शिफ्ट पर इनोवेशंस के तौर पर भी जाते हैं आगे, तो वो बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं अभी? तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑल इंडस्ट्रीज इनोवेटिव होनी चाहिए। जब तक इंडस्ट्री अपने आप में इनोवेशन को ना अपनाए तब तक किसी भी इंडस्ट्री की प्रगति नहीं हो सकती। और ज़्यादातर इनोवेशंस जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। तो जब तक इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाती है और साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाकर इनोवेशंस को नहीं करती है, तब तक इंडस्ट्री का ग्रोथ होना वैसे काफ़ी कठिन है। तो इसलिए इंडस्ट्री को जानना जरूरी है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा भर देकर एटलीस्ट अपना कुछ हिस्सा जो अपने प्रॉफिट का है वो R&D पे स्पेंड कर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनोवेशन और इनोवेशन के माध्यम से अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यूज़ कर पाए। हमारे देश की इंडस्ट्री में अभी इतना पैसा लोग R&D पे इंडस्ट्री पर्टिकुलरली नहीं खर्चा करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 28 फरवरी को हमारे जो जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं और जिस तरह से आपने आज हमें यहाँ पे आदर किया हमारा यहाँ बुलाकर, तो इस वजह से कि इंडस्ट्री थोड़ा सोचकर और थोड़ा पैसा R&D में इन्वेस्ट करना शुरू कर। पेटेंट्स अभी तक हमने कितने करवाए हैं? और कई बार ये सवाल उठता है एंड विद इन द सोसाइटी भी इसको लेकर बात होती है कि हम कई बार शायद लैग कर जाते हैं। हम इनोवेशंस अच्छी करते हैं, हमारा रिसर्च वर्क बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पेटेंट कई बार कोई और करवा ले जाता है। इज़ इट ट्रू? और अगर ऐसा है तो क्या हम उस तरफ सोच रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता है कि काम किसी ने किया और पेटेंट और कोई ले गया, क्योंकि उस पेटेंट्स में क्या होता है कि अगर मैंने कुछ काम किया हो और उसकी मैंने प्रस्तुति किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी रिसर्च पेपर में की हो, तो ऑब्वियसली दूसरा कोई आदमी आके उसे पेटेंट नहीं कर पाएगा। इसे प्रायर आर्ट कहते हैं कि अगर कोई काम हो चुका हो पहले, उस चीज़ का हम लोग कभी पेटेंट नहीं ले पाएंगे। खुद भी अगर मैंने कुछ रिसर्च किया हो और मैंने पेपर कुछ पब्लिश किया हो, तो उसके बाद फिर मुझे उसको पेटेंटेबिलिटी नहीं रहती है उस खोज की। तो इसलिए ज़रूरी है कि पेटेंट पहले करें और बाद में उसकी हम प्रस्तुति कॉन्फ्रेंस या रिसर्च पेपर के माध्यम से लोगों के सामने में करें। पेटेंट का सीन वैसे भारत में बहुत अच्छा है और अच्छा होते जा रहा है। आपको जैसे पता हो कि मिड-90s में ये पेटेंट का रिवोल्यूशन शुरू हुआ था हमारे देश में। इससे मुख्य जो उसके लीडर थे उस वक्त डॉक्टर माशेलकर साहब, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर पेटेंट का अवेयरनेस हमारे देश में लाया था। और आज के दिन काफ़ी सारे संस्थाओं को पता चला है कि अब पेटेंट करना चाहिए अपनी खोजें और पेटेंट करने के बाद ही उन्हें पब्लिश करें। जैसे कि आज के दिन CSIR में हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में करीबन 4000 के करीब पेटेंट्स हमारे अपने आज भी जीवित है। लाइव पेटेंट जो है हमारे आज अब करीबन 4000 की ओर है। और CSIR का हर साल कोशिश ये होती है कि उसे हर साल कम से कम 200, 300, 400 पेटेंट और करें। हमारी 37 लैब है पूरे देश में और सब मिलाकर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लोग पेटेंट कर पाए।
और अलावा इसको जो मैं जानना चाहती हूँ इस कोशिश को लेकर कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, बच्चियाँ जो हैं वो और ज़्यादा आएँ। आपने बताया कि पीएचडी के बाद का जो एक गैप है उसको तो कोशिश की जा रही है, लेकिन वो शुरुआती दौर से ही उनका एक टेम्परामेंट वैसा बने कि साइंस की तरफ जाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल जितना डिजिटल हम हो रहे हैं, कोर्सेज़ की भरमार है। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि साइंस स्ट्रीम का जो स्टूडेंट एक टाइम पर पीक पर हुआ करता था, आजकल वो ही स्टूडेंट जो है वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ भी जा रहा है। इन अ वे ये अच्छा है, लेकिन साइंस के लिहाज से शायद ये उतना अच्छा नहीं है। तो वो अप्रोच डेवलप करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं तो समझता हूँ कि हमारी सोच में बदल आने की ज़रूरत है और हमारी प्रोसेसेस में बदल आने की ज़रूरत है। अगर महिलाओं को हम लोग दोबारा विज्ञान की ओर खींचना चाहते हैं तो हमारी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अगर हम लोग दूर करें तो उस तरह से हम लोग महिलाओं को वापस विज्ञान की ओर ले आ सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा। बिल्कुल। हमारी जो काफ़ी नौकरियों के लिए हम लोग जो अप्लाई करते हैं, जैसे आईआईटी में अगर हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया, या CSIR लैब में हम लोगों ने साइंटिस्ट के लिए अप्लाई किया, हर एप्लीकेशन में एक एज लिमिट होती है और ये एज लिमिट ज़्यादातर 32, 34, 35 साल ऐसी होती है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि पीएचडी ख़त्म होते होते 28-29 साल का कोई भी व्यक्ति है 28-29 साल के हो जाती है। और उस वक्त अगर महिलाएं अगर फैमिली की ओर जाके कुछ 2, 3, 4 साल अगर फैमिली के साथ बिताना चाहे और फिर उसके बाद अगर वो वापस जॉब करने के लिए आए तो फिर ये एज लिमिट जो है उनके लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए ये करना ज़रूरी है कि महिलाओं के लिए पर्टिकुलरली हम लोग एज लिमिट को पूरा निकाल दें कि कोई भी महिला किसी भी एज में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आना चाहे तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट ना होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ओके। अलावा इसके क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं कि कुछ काम शायद ऐसा मानकर चला जाता है विद इन द फैमिलीज़ या सोसाइटी भी कई बार इसको लेकर बात होती है, क्योंकि साइंस अपने आप में जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ चैलेंजेस तो इसमें है। अगर आप वाकई साइंटिस्ट बनने की तरफ जा रहे हैं, रिसर्च करने की तरफ जा रहे हैं, अदरवाइज़ आप कॉमन जो पढ़ाई अदरवाइज़ पढ़ी जाती है उसको लेकर शायद उतना ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बुनियादी जिन चीज़ों की ज़रूरत है और लड़कियों को उस तरफ खींचने की जो ज़रूरत है स्कूल लेवल पर ही, उसको लेकर कोई सजेशंस आपकी तरफ से सर? तो बेसिकली महिलाओं को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि अगर आप साइंस में आकर आपका इंटरेस्ट परस्यू करना चाहती हो तो आप में और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है, और जिस तरह से सब सुविधाएं जो लड़कों को अवेलेबल है वही सुविधाएं लड़कियों को भी अवेलेबल है। अगर हम लोग अगर महिलाओं को इस बारे में कन्विंस कर पाए, जैसे कि कई बार हमारे छात्र जो है अपना गांव छोड़कर और किसी और गांव चले जाते हैं रिसर्च करने के लिए, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो, वहाँ की कैंटीन फैसिलिटीज़ हो, वहाँ की लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ हो, उसमें महिलाओं को कॉन्फिडेंस अगर मिले कि उन्हें भी इतनी कंफर्टेबल सुविधाएं मिलती है जो लड़कों को भी मिलती हो, अगर कन्विंस कर पाए तो हो सके तो हम लोग महिलाओं को और ज़्यादा और ले आ सकते हैं। नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ आपसे बार बार क्योंकि एक अदरवाइज भी जो स्टडीज़ में हम देखते हैं ड्रॉप आउट जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स का हो जाया करता है, और उसमें भी अगर आप साइंस के लिए आगे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे शायद देहात इलाकों में जहाँ पर कि आपके साइंस सब्जेक्ट्स ही नहीं दिए जाते हों, क्योंकि उसके लिए लैब से लेकर हर तरह की अलग स्थिति करनी पड़ती है आपको, क्योंकि अगर आपके पास लैब्स अच्छी नहीं होंगी, आपके पास स्टाफ अच्छा नहीं होगा तो आप वो टेम्परामेंट जगा नहीं पाएंगे। ये क्योंकि ये बेसिक है, तो हम ये मानकर चलें, आप ये अश्योर हमको करेंगे कि कम से कम उस दिशा में तो हम उस स्थिति में तो नहीं है कि अभाव के चलते कोई लड़की या कोई महिला साइंस स्ट्रीम ना ले या फिर साइंस को लेकर उतनी जागरूक ना हो। आपने एकदम सही कहा कि अभाव की ओर से मैं नहीं मानता हूँ कि कोई कमी ऐसी हो हम लोगों में कि महिलाएं साइंस की ओर ना आ रही हो, और अगर देश में कोई भी महसूस करता हो कि महिलाओं को जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है जो लड़कों को मिल रही है तो मुझे ज़रूर ईमेल करें, हम लोग इसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ ईमेल करें?
मेरे ईमेल एड्रेस पर shekhar@csat.ris.in पर। ओके, तो आप मेल कर सकते हैं। देखिए, और इससे अच्छा कुछ होगा नहीं आपके लिए कि अगर किसी तरह की दिक्कत परेशानी इसलिए आ रही है कि साइंस आप इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं या वैज्ञानिक आप इस दिशा में नहीं बन पा रहे हैं कि आप बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए वक्त निकालकर स्टूडियो में, और हमारे दर्शकों को एक तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो संदेश है वो खींच कर लाने के लिए कामयाब होगा साइंस की तरफ। और ख़ास तौर से क्योंकि इस बार की थीम महिलाओं को लेकर है, तो मैं अंत में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि द वर्ल्ड नीड्स साइंस एंड साइंस नीड्स विमेन। तो आप ज़रूर जुड़िए विज्ञान के साथ, क्योंकि विज्ञान आपको न सिर्फ आने वाली ज़िंदगी के लिए आयाम खोलता है, और सिर्फ आप ही के लिए नहीं, क्योंकि आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो कि दुनिया को दे सकता है कुछ, सोसाइटी को अगर कुछ आप नया सिखा सकते हैं, नया उनके लिए जीवन आसान बना सकते हैं, तो इससे बेहतर कुछ होता नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सर आपका स्टूडियो में आने के लिए। आज के लिए इस पेशकश में इतना ही। आदाब।